Hello student, in last lecture we are discussed about the mechanical energy and kinetic energy and potential energy. Okay? So mechanical energy is defined as a sum of kinetic energy plus potential energy. Okay? Kinetic energy is because of a motion of an object. The energy possessed by the motion of the body is nothing but a kinetic energy, and potential energy is because of position or change in shape or configuration of a body is nothing but a potential energy. When we are doing some work, so this work is converted in form of energy. So whether this work is changed in a motion of the body, so this work is converted in form of kinetic energy. And if this work is change the position or configuration of a body, then this energy is transferred in form of potential energy. Also we are deriving the expression for the kinetic energy and potential energy. So kinetic energy is defined as a 1/2 mv square plus potential energy is defined as mgh. Okay? So kinetic energy is depend on to the mass of the body and the velocity of the body, and potential energy is depend on the mass of the body and height of the body from the earth surface. Okay? And in our day to day life there is a various type of energy we are using, and we know the universal law of conservation of energy. Okay, according to that, one form of energy is converted into the another form of energy. Okay, we neither create energy, we can't destroy the energy, only we can convert one form of energy to another form of energy. Okay, so in our nature, in our earth, sun is the ultimate source of energy. All the energy production or all the energy conservation is depend onto the ultimate source of energy is sun. Okay, according to the law we know that we neither create, we neither destroy. तो हमें तो ऐसे होता है कि सर हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर लेते हैं, मतलब हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वी कांट क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी और वो कांट क्रिएट डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रिसिटी। हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कन्वर्जन कहाँ पे हुआ? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है वो कैसे होता है? प्रोड्यूस करने के जो अलग अलग तरीके, एक तो हम डायरेक्टली सोलार एनर्जी है, इसको सोलार पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमने सोलार एनर्जी का यूज किया और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अनदर माध्यम है कि हम पावर प्लांट बनाते हैं, तो पावर प्लांट बने तो पावर प्लांट के अंदर कॉल यूज होता है, तो कॉल इज नथिंग बट ए केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी का फॉर्म है। तो वहां जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। विंड मिल है, तो विंड मिल है, विंड की जो एनर्जी तो सोलार एनर्जी है, सन की वजह से विंड चलता है, विंड की स्पीड है, वो विंड की एक काइनेटिक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी विंड मिल में यूज करके हम वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो जो पानी है, पानी को हम स्टोर करते हैं तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जनरेट होती है। तो पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पानी को हम वहां से फ्लो करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है और वहां पे टरबाइन को रोटेट कर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। मतलब कहीं पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया है, नया एनर्जी नहीं है, ओनली वी आर कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो अल्टीमेटली सब जगह के लिए क्या हुआ, सोर्स है वो सन है। जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? पहले सन है, सन की जो एनर्जी है वो प्लांट है, ट्रीज है, उसने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट किया,
उसका फूड प्रोड्यूस किया, वो फूड है, उससे उनका ग्रो हुआ, जिससे हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स मिले, और वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो हमने खाया, तो वो हमारे शरीर में वो फूड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। वो फूड एनर्जी जो हमारे हमें मिला, उसके जरिए हम मस्कुलर वर्क कर सकते हैं, मतलब वो फूड एनर्जी हमारे मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। So ultimately only we are converting one form of energy into another form of energy. We can't create, we can't destroy the energy. Similarly हमारे घर में हम देखें इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी, हमने देखा कि अलग अलग एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे घर में अलग अलग होम अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ट्यूबलाइट है तो वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जैसे रेडियो है तो वी आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर है सो वी आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाउड स्पीकर है सो वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सो कोई भी जगह पे हम देख लेते हैं तो वी आर कन्वर्जिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी फॉर्म का हम दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी है, जिसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम यहाँ पे जो लॉ डिफाइन कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को कंसिडर करके डिफाइन कर रहे हैं। ऑलवेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, मैकेनिकल एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। Okay, it convert from kinetic energy to potential energy and potential energy to the kinetic energy. So it is known as a law of conservation of energy. Okay, law of conservation of energy इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम, ऐसे भी बता सकते हैं, वर्क एनर्जी थियरम। ठीक, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created नॉर, हम उनको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, नॉट ए डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। ओनली क्या होता है? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम एक फॉर्म में से अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या होगा? अल्टीमेटली टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट ईच एंड एवरी प्लेसेस। हर सिचुएशन में, हर जगह पे मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। Okay, it neither be created neither be destroyed. Only we can change kinetic energy to potential energy and potential energy to kinetic energy. But ultimately sum of kinetic energy and potential energy, it means total mechanical energy will be remain constant. Okay, तो इनको हम एक थियरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो लेट कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास m है। ओके, और इनका हाइट है, अर्थ सरफेस की उनका टोटल हाइट है h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं नीचे। तो इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। सो लेट कंसीडर एन
object of mass m is dropped from height h। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनको हम हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें देखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं तीन सिचुएशन। ये है हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट है वो बी हम कंसिडर कर लेते हैं। ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक आएगा वो हाइट को हम h1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वेलोसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हर केस में एक्सेलरेशन ए क्या रहेगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं। और एक पॉइंट हम ग्राउंड पे ले रहे हैं सी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी प्लेस में हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, और उसमें से हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट वी कंसिडर एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है। सो एट पॉइंट ए हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0 है। सो वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी हमें 0 मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, ठीक है। तो यहाँ पे मास m है, यहाँ पे एक्सेलरेशन g है और हाइट है इसका h है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा हमें mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 0 प्लस mgh। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी वी आर गेटिंग इज इक्वल टू mgh। वी आर कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं कि पॉइंट ए पे हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मिला, mgh जितना मिला, ठीक है। अब पॉइंट बी पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट बी पे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है तभी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो उसमें से वेलोसिटी फाइंड करना है v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है, ठीक है। तो v स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या हमने लिया है, h1। सो वी आर गेटिंग इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हुई ओके अंडर रूट 2gh1 वेलोसिटी यहाँ पे मिला हमें। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो होगा काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। So half m v square is nothing but a 2gh1. So this we are getting is mgh1 काइनेटिक एनर्जी हमें मिला। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। सो mg, अब यहाँ पे टोटल हाइट हमारा कितना हुआ, ये हमेशा जब हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कंसिडर करते हैं तब हमें अर्थ सरफेस से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हुआ, हमारा टोटल हाइट था h और यहाँ तक हमने ट्रैवल किया h1। सो h माइनस h1 इज द रिमेनिंग हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तब उसका हाइट जो कंसिडर करना है वो अर्थ सरफेस से करना होता है। सो वी आर गेटिंग इज h माइनस h1। This is nothing but our mechanical potential energy. So now we are finding out the mechanical energy. So kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy is mgh1 plus potential energy is mgh minus h1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा mgh1 plus mgh minus mgh1 ये कैंसिल हुआ, तो we are getting mechanical energy is mgh. This is our equation number 2.
तो हमने देखा पॉइंट ए पे हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला था, mgh। तो पॉइंट बी पे भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला, mgh कांस्टेंट मिला। यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh। अब यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, mgh1। मतलब उतना जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, तो उनकी जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी में इतनी एनर्जी माइनस हो गई। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी वी आर गेटिंग इज इक्वल टू mgh हुआ। ठीक है, अब पॉइंट सी पे हम फाइंड करते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट सी पे वंस अगेन हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो वी आर गेटिंग वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे 0 थी। ठीक है, तो और अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वो ग्राउंड पे आ गए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, h जितना हुआ। सो दिस वी आर गेटिंग इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी हमें क्या मिला, अंडर रूट 2gh हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिला। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ m v square is 2gh, so we are getting is mgh। काइनेटिक एनर्जी हमें मिला mgh। और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे mgh, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड पे आ गए तो हाइट क्या हो गई, 0 हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या मिली, mgh, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, mgh, पोटेंशियल कितना हो गया, 0। मतलब 100% पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और इनको रिवर्स एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे v वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो यहाँ पे तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो रिवर्स एग्जांपल भी लेकर हम प्रूव कर सकते हैं। तो हियर वी आर कंसीडर दैट वी कैन कंक्लूड दैट इन ऑल द केसेस मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इस जो थियरम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकला, एट ऑल प्लेस, एट ऑल स्टेज मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, इसकी वैल्यू mgh रहा। ठीक है, दूसरा सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या निकला, हर स्टेज पे कितना हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुआ। ओके, सो एट ऑल स्टेज, ओके, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिमेन गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऊपर से हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब शुरू में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी स्टेज पे हम लेते तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, और तीसरा हम लेते हैं कि यहाँ पे हमने वर्क किया तो जो भी वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, उतना चेंज हो रहा है। तो एट ऑल स्टेज, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क कितना हुआ, और अगर हर स्टेज पे हम देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी theorem. It means at every place is work done is equal to the change in kinetic energy or change in potential energy. Okay, so this is known as a law of conservation of energy. Okay, energy can neither be created nor
destroyed. It can be converted from one energy to another energy. It means mechanical energy will be remain kinetic plus potential is remain constant. So हमने एक एग्जांपल लिया कि द ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हाइट s हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज पे हमने उनका कैलकुलेट किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसका सम किया, तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहा मैकेनिकल एनर्जी जो है, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन करते हैं तो नीचे आते आते तक उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आपके एक्टिविटीज में दिया हुआ है 11.5 में एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है इन मीटर, उतने हाइट से हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे mgh, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे हाफ mv², और मैकेनिकल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो इसका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, देन 3 मीटर, देन 2 मीटर एंड देन 1 मीटर, ओके। मतलब ये ऑब्जेक्ट है शुरू पे जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो दिया हुआ है 20 kg, ओके। यहाँ पे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियली जो इसकी हाइट है वो है 4 मीटर, तो यहाँ पे अब जब आएगा 3 मीटर पे आएगा, यहाँ पे जब 2 मीटर पे आएगा और यहाँ पे जब 1 मीटर पे आएगा तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे ये होगा 3 मीटर पे, यहाँ पे जब होगा 2 मीटर पे और यहाँ पे जब होगा 1 मीटर पे, ठीक है, तब उसका हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ के लिए, तो mgh, तो m हुआ हमारा 20, g को हम 10 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और हाइट हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 800, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 इंटू 10 200 इंटू h इज 4, ओके। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज 800। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा 1800 जूल, ठीक है, ये हम जूल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m है वो तो 20 है, ये है 100 मतलब 200, mg मतलब 200 फिक्स है। अब हाइट हमारा कितना है 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो हमने आगे देखा था कि कोई भी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है v², तो हम क्या लेते हैं 2gh, v² हम क्या लेते हैं 2gh लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2gh 2g10 20 और हाइट, तो हाइट यहाँ पे कितना ट्रैवल हुआ 1 ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो v² यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 10 इंटू 1 क्या हुआ 20 हुआ, ठीक है। तो v² हमारा 20 हुआ, ये m जो है हमारा, ठीक है, वो कितना दिया है 20 दिया है, सो 20 इंटू 20 400 हुआ, डिवाइड बाय 2 तो क्या हुआ 200। सो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे देखो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ
200. सो काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ 200. सो अल्टीमेटली क्या रहा 800. मैकेनिकल एनर्जी क्या रहा कांस्टेंट रहा. अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे वंस अगेन mgh, तो mg तो फिक्स है हमारा 200. यहाँ पे हाइट अभी कितना रहेगा 2, तो 200 इंटू 2 तो कितना हो गया 400. अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है v स्क्वायर. सो वंस अगेन 2gh, सो 2 इंटू 10. अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट कितना ट्रैवल किया 2. ओके, सो वी आर गेटिंग इज 40. तो यहाँ पे अभी v स्क्वायर हमारा क्या हुआ 40 इंटू यहाँ पे 20. ओके, सो 800 डिवाइड बाई 2, सो वी आर गेटिंग इज 400. ओके, तो यहाँ पे टोटल में से कितना माइनस हुआ पोटेंशियल एनर्जी 400 का लॉस हुआ. तो काइनेटिक जीरो से कितना हुआ 400, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. और यहाँ पे ये टोटल क्या हो गया 800 हो गया. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा 1 पे हमारा mgh, ये तो 200 था, h है मतलब 200 हो गया हमारा. ठीक है, और यहाँ पे वंस अगेन हम v फाइंड करते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. सो 2 इंटू 10. हाइट अभी यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल किया तो हमारा क्या हो गया 3 हो गया. तो ये हो गया हमारा 60. ठीक है, तो v स्क्वायर 60 हुआ, 60 इंटू 20. ठीक है, तो 1200 हुआ. 1200 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हुआ 600 हुआ. सो अल्टीमेटली क्या हुआ 800 हो गया. अब यहाँ पे जीरो हाइट पे हम ले लेते हैं. हाइट क्या हो गई 0, 100% ग्राउंड लेवल पे आ गया. यहाँ पे हम डी पॉइंट लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डी पॉइंट लिया तो डी पॉइंट में अब h क्या हो गया 0. तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0. अब यहाँ पे हमारा v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh. 2 इंटू 10, हाइट अब हो गई 4. ठीक है, तो वो क्या हो गया 800 हो गया, सॉरी 1600 यहाँ पे हो जाएगा m इंटू 20, और ये हो गया हमारा 80. ठीक है, तो 80 इंटू 20, 600 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 800. तो टोटल क्या रहा 800. ओके, तो मतलब क्या हो रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0. धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी ही सामने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. प्रैक्टिकली भी हमने समझा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे चेंज होता है. ठीक है, तो अब यहां तक हमने वर्क को समझ लिया, एनर्जी को समझ लिया. और वर्क और एनर्जी दोनों क्या है सेम है. जब वर्क होता है तब वो एनर्जी में ट्रांसफर होता है, और वर्क करने के लिए एनर्जी का यूज होता है. ठीक है, पर सिर्फ हम वर्क को और एनर्जी को देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्या एक हमारे पास कार है और एक हमारे पास स्कूटर है. ठीक है, हमारे पास कार है और हमारे पास स्कूटर है. ठीक है, अगर ये दोनों केस में हम कंसिडर करने जाते हैं, ठीक है, कि यहां से ये है जो कार है. ठीक है, और ये यहाँ से हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इससे भी हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. ठीक है, दोनों केस में. तो अब दोनों केस में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो दोनों केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा सेम वर्क होगा. वर्क डन बाय द कार और वर्क डन टू द स्कूटर वो दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस ट्रैवल क्या रखा है सेम रखा है. ठीक है, पर यहाँ पे दोनों का टाइम सेम नहीं होगा. मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. वर्क जो हम कर रहे हैं कितने टाइम पे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, कि कोई भी, चलो हमारा ही खुद का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हम है, हमारा मास मान लेते हैं कि 70 kg मास है. मास ओके 70 kg. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम
ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक केस में हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करके हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, सो टाइम टेकन इज 1 आवर। टोटल टाइम कितना होगा? 1 आवर। और वही है हम रनिंग करके ट्रैवल करते हैं 5 किलोमीटर, सो टाइम टेकन इज 15 मिनट होगा। अब दोनों केस में हमारा वर्क क्या है? सेम है, क्योंकि हमारा मास सेम रहा, हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सेम रहा, बिकॉज वर्क इज डिफाइंड एज ए फोर्स इनटू डिस्टेंस, उससे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो वो दोनों सेम रहा, तो वर्क क्या रहा? सेम रहा। बट दोनों केस में हमारा टाइम क्या है? अलग अलग है। दोनों केस में हमारा टाइम क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जगह का कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, कि हम क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, कोई हम हिल स्टेशन पे जाके क्लाइंब कर रहे हैं, तो 2 पर्सन है, 1 पर्सन है 1 घंटे में क्लाइंब कर जाता, दूसरा पर्सन है वो आधे घंटे में वो कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों ने वर्क तो क्या किया है? सेम किया है, तो किसने कितने टाइम में किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम स्टडी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि चलो आपको बोला गया है कि भाई आपको फिजिक्स का 4 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करना है, तो एक स्टूडेंट है उसने फिजिक्स का 4 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया है, और 4 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने के लिए उसको 10 घंटे लगे हैं। दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने भी 4 चैप्टर का रिवीजन किया है, वो उसने 8 घंटे में वो काम कंप्लीट किया है। तीसरा जो स्टूडेंट है उसने भी 4 चैप्टर का रिवीजन किया है, वो उसने रिवीजन 4 घंटे में किया है। अब तीनों स्टूडेंट्स है जिसका वर्क डन क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि तीनों ने सेम वर्क किया है। क्या वर्क किया है? तीनों ने फिजिक्स के 4 चैप्टर का रिवीजन किया है, मतलब तीनों केस में वर्क क्या है? सिमिलर है। पर तो हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो उसके लिए टाइम, वर्क के साथ साथ हमें किसकी जरूरत है? टाइम की जरूरत है, कि वो वर्क तो उसने किया है पर कितने टाइम लिमिट में किया है। तो एक स्टूडेंट्स ने जो वर्क किया वो 10 घंटे में किया है, दूसरे ने जो वर्क किया वो 8 घंटे में किया है, तीसरे ने जो वर्क किया वो 4 घंटे में किया है। अब 3 में से स्पीड कितनी हुई? तो कि 4 घंटे वाले की स्पीड है वो ज्यादा हुई, है ना। तो वर्क के साथ साथ हमें हमेशा टाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर टाइम को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो हम उसको अलग तरीके से एक्चुअल वे में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। हम 2 आदमी है, हम सेम कार लेके मोरबी से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ठीक है, और हमें राजकोट तक जाना है, ठीक है। तो हम सेम कार लेके जा रहे हैं, तो मतलब दोनों कार है, दोनों कार का मास क्या हुआ? सेम हुआ, ठीक है। हम राजकोट तक पहुंच रहे, मतलब हमारे दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ? सेम हुआ। तो दोनों पर्सन का वर्क जो है वो वर्क क्या होगा? सेम होगा। दोनों ने इक्विवेलेंट वर्क किया हुआ है, पर दोनों का टाइम टेकिंग जो है मोरबी से राजकोट तक पहुंचने का, वो टाइम क्या है? अलग है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन ने कितना वर्क है वो कितने टाइम के अंदर किया हुआ है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। सिर्फ वर्क करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो वर्क कितने टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट किया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा था, अब वर्क और एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम कोई भी वर्क करते हैं वो कितने टाइम लिमिट में हम वर्क करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे अलग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क उनको वी नो एज ए पावर, ठीक है। काम करने का पावर कितना है हम में, मतलब कितने टाइम में हम कितना वर्क कर सकते हैं, इट डिफाइंड एज ए पावर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिर्फ वर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वर्क कितनी टाइम लिमिट के अंदर कर रहे हैं वो भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है। सो वी आर डिफाइंड द न्यू फिजिकल क्वांटिटी नोन एज ए power. So power is, okay, nothing but a rate of doing work is defined as power. Rate of doing work is defined as a power. वो पावर से डिफाइंड होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर P इज इक्वल टू वर्क डन
अपॉन यूनिट टाइम। टोटल वर्क हमने कितना किया है और टोटल टाइम कितना लिया है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमने कितना वर्क किया है, जिसको हम दो पर्सन को कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका वर्क ज्यादा हुआ है, किसका वर्क कम हुआ है। जब हम टाइम को साथ में जोड़ेंगे तब उसका कंपैरिजन हो पाएगा, मतलब हमें पावर मेजर करेंगे। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो पावर इज डिफाइंड एज ए वर्क अपॉन टाइम। ओके, सो पावर इज ऑल्सो ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और उसका जो एसआई यूनिट है पावर का, वो एसआई यूनिट क्या होगा, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है, और टाइम है उसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। सो जो पावर है उसका एसआई यूनिट होगा जूल पर सेकंड, पावर का एसआई यूनिट होगा जूल पर सेकंड, और इसको हम बोलेंगे वॉट। तो पावर का एसआई यूनिट क्या हुआ, वॉट, ठीक है। तो पावर को हम मेजर करेंगे फॉर्म ऑफ वॉट। तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 वॉट मतलब क्या, सो इफ 1 जूल वर्क is done in 1 second, then power is 1 watt। तो टोटल पावर उसमें कंजप्शन कितना हुआ, 1 वॉट जितना हुआ, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ए पावर। ओके, सो सिमिलरली पावर, जो पावर है उसको एनर्जी के फॉर्म में भी, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में अगर पावर को हमें डिफाइन करना है तो पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, बिकॉज वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, वो एनर्जी है और उसका यूनिट भी क्या है, जूल पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो हम उनको पावर को E बाई टी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरे तरीके से अगर पावर लिखना है तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क डन इज नथिंग बट ए F into S, force into displacement upon time. So we are getting F S upon T. So displacement upon time is nothing but a velocity. So we can also write F into V. So power P is equal to, we can write also F into V. F into V के फॉर्म में भी पावर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या हुआ, वॉट। और पावर मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ए गिवन टाइम। जो टाइम लिमिट दिया है वो टाइम लिमिट के अंदर आप कितना वर्क कर सकते हैं, या तो कितने फास्ट आप वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पावर। ओके, सो पावर इज डिफाइंड एज ए वर्क अपॉन टाइम एंड यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड और ए वॉट। सो वॉट है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। तो उसके बड़े यूनिट में अगर हमें मेजर करना है तो वी कैन राइट इज 1 किलो वॉट। So 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Also we can write 1 megawatt. So 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. ठीक है, तो ऐसे हम पावर को लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पावर का डेफिनेशन। अब पावर का साथ साथ हमें और एक चीज पढ़ना है कि हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, जो हमारे होम अप्लायंसेस है, इंडस्ट्री है, वहां पे पावर को हम वॉट में मेजर नहीं करते हैं। हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो बिल जब कैलकुलेट होता है तो हम कैसे करते हैं, यूनिट में कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूनिट हमने यूज किया है, वो एक यूनिट का कितना चार्ज होता है, तो मल्टीप्लाई उससे करके हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर पे आता है। तो हम यूनिट देखते हैं, तो यूनिट क्या है, यूनिट एक कॉमर्शियल यूनिट है पावर को मेजर करने के लिए। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ए पावर। ओके, कॉमर्शियल हमारी डे टू डे लाइफ में हम पावर को कैसे मेजर करते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में हमें पावर मेजर करना है तो हम मेजर करते हैं 1 यूनिट, एक यूनिट के फॉर्म में। और 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ओके, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर।
ओके, मतलब हम 1 किलोवाट एनर्जी जो है उसको 1 घंटे तक यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हमने 1 यूनिट पावर का यूज किया। ओके, इफ वी आर यूजिंग 1 किलोवाट, इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी यूज 1 किलोवाट पावर for 1 hour, then it called 1 kilowatt hour और 1 यूनिट, और 1 यूनिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट हुआ। दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब इसको हम वॉट में कन्वर्ट करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो जूल में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। सो 1 किलोवाट मतलब हमारा होगा 1000 वाट। और जब हम जूल का कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया जूल पर सेकंड। जब हम वर्क को ध्यान में लेते हैं तो यहाँ पे टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो 3600 सेकंड आवर का होगा। ठीक है, सो वी आर गेटिंग इज 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, ओके, कितना होगा 10 टू दी पावर 3.6 टू 10 टू दी पावर 6 watt into second. So watt into second is nothing but a joule. So 3.6 into 10 to the power 6 जूल एनर्जी है, वो जब खर्च होती है तब उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी का यूज करते हैं, तब जाके हमने 1 किलोवाट पावर का कंजप्शन किया है, मतलब 1 यूनिट का कंजप्शन किया हुआ है। मतलब अगर हमारे घर पे, ठीक है, जो होम अप्लायंसेस लगा हुआ है उसमें आप देखो कि ट्यूबलाइट है, सपोज ट्यूबलाइट जो है, ठीक है, वो ट्यूबलाइट पे लिखा होता है कि ये 20 वॉट का है। ठीक है, ट्यूबलाइट जो है वो 20 वॉट का है, तो 20 वॉट का है मतलब इसका पावर कंजप्शन हुआ 20 वॉट। ठीक है, सो अब ये 20 वॉट पावर कंजप्शन हुआ, तो 1 यूनिट ये कब खर्च करेगा, जब वो है ये 20 वॉट खर्च कर रहे हैं पर सेकंड में। तो ये 1 घंटे तक चलेगा, तब इसका जो होगा, ठीक है, ये 20 जो वॉट है, ठीक है, अब इनको 1 घंटे तक ट्यूबलाइट चलाएंगे हम। ठीक है, जब ये 1 घंटे तक ट्यूबलाइट चलाएंगे तो इसका पावर कंजप्शन होगा इंटू 3600। ठीक है, और इंटू जब ये टोटल वैल्यू है वो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एनर्जी खर्च करेगा, तब जाके वो ट्यूबलाइट में 1 यूनिट का पावर कंजप्शन हो सकता है। ठीक है, तो पावर कंजप्शन हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे घर पे हम यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 घंटे के जब हम यूज करते हैं 1 किलोवाट पावर हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, और 1 घंटे तक लगातार हम 1 किलोवाट पावर यूज कर रहे हैं, तब जाके हमने 1 किलोवाट पावर का यूज किया, मतलब हमने 1 यूनिट का यूज किया। और 1 यूनिट का मतलब यूज किया मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमर्शियल यूनिट हुआ। दूसरा एक कॉमर्शियल यूनिट भी यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं। हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी मोटर होती है, ऐसे बड़े बड़े जो होता है वहां पे एचपी लिखा होता है। कोई भी मशीन होता है, जनरेटर होता है, वहां पे क्या लिखा होता है, एचपी लिखा होता है। तो एचपी मतलब हॉर्स पावर, वो भी एक पावर का कॉमर्शियल यूनिट है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर हॉर्स पावर में कहीं पे पावर दिया हुआ है, सो वी कैन कंसिडर इन 746 वाट, इतना वाट है वो जब पावर कंजप्शन होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने 1 हॉर्स पावर है वो यूज किया है, वो कंजप्शन किया हुआ है। ठीक है, और जब हम यूनिट का बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6
जितना जब हम पावर यूज करते हैं तब हमने पावर का यूज किया हुआ है वो है 1 यूनिट का, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ है पावर। ओके, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर calculation. So in exercise problem number 11.7, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में 11.7 प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल। उसमें दो गल दिया हुआ है, गल ए एंड बी दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों का मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, दोनों का वेट दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, एम जी होगा। वेट दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ, केजी में नहीं पर न्यूटन में दिया हुआ है। तो इसका मास दिया हुआ है 400 न्यूटन और इसका मास दिया हुआ है ऑल्सो 400 न्यूटन, मतलब दोनों का जो वेट दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है 400 न्यूटन, मतलब दोनों 400 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं ग्रेविटेशन के सामने, ठीक है। अब दोनों का ये दिया हुआ है कि दे आर ट्रैवल 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर हाइट तक वो ऊपर जा रहा है, स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हैं और उसकी हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। अब दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है कि इसको टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में 20 सेकंड और उसको टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में 50 सेकंड, ठीक। तो अब दोनों का वर्क देखे कि दोनों ने वर्क कितना किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का अगर वर्क देखें तो यहाँ पे हमें वर्क क्या मिलेगा, सेम। अगर दोनों का वर्क हम कैलकुलेट करें, सो वी आर गेटिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है यहाँ पे 400, डिस्प्लेसमेंट किया हुआ 8, सो वी आर गेटिंग इज 1200 इज द वर्क डन, ओके। इतना जूल वर्क होगा। अगर हम बी केस में कैलकुलेट करेंगे बी गल के लिए तो वो भी 4 इंटू 400 इंटू 8 होगा, सो वो भी क्या होगा 1200 जूल होगा। मतलब दोनों का वर्क सेम रहा क्योंकि दोनों का जो फोर्स दोनों लगा रहा है, दोनों का वेज जितना अपना वेज है उतना हम फोर्स ग्रेविटी के सामने लगा सकते हैं, ठीक है। सो फोर्स हुआ हमारा, और यहाँ पे जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो ये भी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हियर वी आर गेटिंग इज इक्वल टू mgh, हमें मिल सकता है mgh, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब जो वर्क कर रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। सो mgh से भी हम वर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों केस में वर्क सेम रहा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा इफिशिएंट है कौन कम इफिशिएंट है, तो दोनों केस में दोनों का टाइम क्या है, अलग अलग है। इसने ये वर्क कंप्लीट करने में 20 सेकंड सिर्फ लिया है और इसको ये वर्क करने में 50 सेकंड लगा है, तो कौन फास्टर हुआ, गर्ल ए है वो फास्टर हुई। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पावर वी आर गेटिंग इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन दोनों के इसमें कितना हुआ है 1200 और टाइमिंग कितना लिया इसने 20, ठीक है। तो इसका वर्क कितना हुआ यहाँ पे 60 हुआ, 60 वाट जो है उनका पावर हुआ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 32 होगा ना और 32 आएगा, तो यहाँ पे 16 आएगा, 160 इज द वर्क, सॉरी पावर कंजप्शन हुआ गल ए का। अब गल बी का पावर कंजप्शन देखते हैं, तो उनका भी वर्क कितना हुआ है 3200 हुआ है, उसने टाइम कितना लिया हुआ है 50 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गेटिंग 64 वाट पावर हुआ, ठीक है। तो अब इसका पावर कंजप्शन ज्यादा हुआ, इसका पावर कंजप्शन है वो कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर लिया कम समय में, इसने एनर्जी यूटिलाइज करने के टाइम कितना लगाया, ज्यादा लगाया,
ठीक है। तो ऐसे हम पावर कैलकुलेट करते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन फास्टर है। तो फास्टर गर्ल ए है बी की जगह। तो फास्टर ज़्यादा है, ज़्यादा वर्क हमें दे रही है कम समय में, तो वहाँ पे पावर कंजप्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन मिल रहा है 160, यहाँ पे पावर कंजप्शन मिल रहा है 64 मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम कार और स्कूटर की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कार ज़्यादा वर्क दे रही है तो कार में फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा रहेगा, स्कूटर कम वर्क दे रहा है तो उसमें पावर कंजप्शन कम रहेगा, फ्यूल कंजप्शन कम रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11.8 दिया हुआ है, उसमें एक बॉय दिया हुआ है। ठीक है, और उसका मास दिया है 45 केजी, उसका मास है बॉय का। ठीक है, और वो एक स्टेयरकेस चढ़ रहा है, और स्टेयरकेस जो चढ़ रहा है उसका स्टेप दिया हुआ है 45, और एक स्टेप है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ऐसे ये बॉय से वो स्टेयरकेस चढ़ रहा है। ठीक है, और टोटल स्टेप दिया हुआ है वो कितना दिया है 45, और एक का जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमें फाइंड करना है पावर, कितना पावर कंजप्शन होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, कितने टाइम पे ये काम पूरा कर रहा है, t इज इक्वल टू 9 सेकंड में ये काम है वो काम पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क फाइंड करना, तो वर्क वी आर गेटिंग इज इक्वल टू mgh, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो स्टेयर क्लाइंबिंग मतलब किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कर, मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है उतना वर्क यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो mgh हुआ, सो 45, जी हमारा है वो 10 है। ठीक है, और हाइट टोटल हमारा, तो पहले हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हाइट वी आर गेटिंग इज 45 स्टेप दिया है, एक स्टेप उनका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 45 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, सो दिस वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 6.75 मीटर। सो ये स्टेयरकेस है, उनका टोटल जो हाइट होगा h होगा वो होगा 6.75 मीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई विथ 6.75 मीटर, इतना जूल है वो वर्क होगा। ठीक है, जो वर्क होगा वो इतना जूल होगा। अब हमें पावर कैलकुलेट करना है, सो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क हमारा हुआ 45 इंटू 10 इंटू 6.75 डिवाइड बाई टाइम टेकन है वो है 9 सेकंड। ठीक है, तो इनको हम कैलकुलेट करें तो वी आर गेटिंग 375 वॉट, इतना पावर कंजप्शन होगा, इतना एनर्जी कंजप्शन होगा। ये बॉय को ये स्टेयरकेस चढ़ने के लिए 375 वॉट एनर्जी चाहिए, इतना पावर कंजप्शन वो करेगा तब वो स्टेयरकेस चढ़ पाएगा 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11.9। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बल्ब दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है जिसका पावर कंजप्शन हमें दे दिया है, उसका पावर कंजप्शन दिया है 60 वॉट, इतना वॉट वो पावर कंजप्शन कर रहा है। और ये बल्ब को हम 6 घंटे तक लगातार चालू रखते हैं, 6 घंटे तक लगातार वो बल्ब को चालू रखते हैं। तो टोटल इसका एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, कितना पावर कंजप्शन होगा, कितना यूनिट है वो खर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपको इजीली ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि यहाँ पे पावर कंजप्शन T है वो 6 हुआ, तो अगर हम इनको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 6 इंटू 3600 सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें कि भाई एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, पावर कंजप्शन जो है, सो पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी वी आर गेटिंग इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम होगा। ठीक है, तो पावर हमारा कितना है 60 इंटू टाइम क्या हुआ 6 इंटू 3600 वॉट इंटू सेकंड। ठीक है, तो हम हमें क्या मिलेगा 360
इंटू 3600 जूल, इतना एनर्जी कंजप्शन होगा। वो लैंप है, ठीक है, वो लैंप 6 घंटे के अंदर इतना जूल एनर्जी कंजप्शन करेगा। ठीक है, अब यही कंजप्शन को हमें यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो यूनिट में हम कैलकुलेट करेंगे। यूनिट मतलब हमारा होगा किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हमारा पावर कंजप्शन है वो किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे ई कैलकुलेट करना है तो P इंटू टी होना चाहिए। तो यहाँ पे P किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। तो यहाँ पे P कितना दिया है, 60 वॉट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते तो 60 डिवाइड बाय 1000 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.06 किलो वॉट, और टाइम तो हमें आवर में दिया हुआ है 6 आवर। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन कितना होगा 0.06 इंटू 6 आवर तो हम यूज करते हैं, तो इसका होगा 0.36। ठीक है, इतना होगा किलोवाट आवर, मतलब 0.36 यूनिट। तो एक लैंप है हमारे घर पे जो 60 वॉट पावर कंजप्शन कर रहा है और लगातार 6 घंटे तक हम इनको यूज करते हैं, तो वो बल्ब में कितना यूनिट खर्च हुआ, 0.36 यूनिट है वो खर्च हुआ। ठीक है, तो वो बल्ब को 6 घंटे तक चलाने का खर्च कितना आएगा, मान लिया जाए कि 1 यूनिट का 6 रुपया लगता है, तो 0.36 इंटू 6 उतना रुपीस है वो बिल का हमारा आएगा। ओके, सो दिस वे वी कैन calculate the energy consumption in form of unit or in form of joule. Okay? तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इसके साथ हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, theoretical concept is completed. Okay, so you just go through it, revise it, do the writing practice. Okay, from next class onwards we will solve the NCERT exercise. अगले क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसमें 3 ही कंसेप्ट दिया हुआ है, वर्क है, एनर्जी है और पावर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, आगे जाके आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है 11th-12th क्लास के लिए, और हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो हर जगह पे हमारे घर पे है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से अप्लायंसेस को हम कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका पावर रेटिंग क्या है, जो आजकल मार्केट में 3 रेटिंग है, 5 रेटिंग है चलता है, वो क्या है, इसका भी हमें पता चल सकता है। इंडस्ट्री में हमारा बिल आ रहा है तो बिल को हम कैसे कम कर सकते हैं, कि कितना बिल आता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे घर पे हम एसी यूज़ करते हैं, तो हर जगह पे क्या पावर कंजप्शन हो रहा है, किस प्रकार का पावर कंजप्शन हो रहा है, जिसके जरिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है और हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो इसी के जरिए हम सीख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट के साथ साथ। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द टॉपिक and you will revise this topic in proper way. If any query is there, any confusion there, so we are here to solve your doubts. Okay, thank you and have a nice day.